हेलो गाइस, दिस इज मौसम अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स प्लानिंग की। जो ये वीडियो मैंने नॉर्मली बनाई है हमारे कॉरपोरेट के लोगों के लिए, जो सैलरी क्लास पीपल हैं, ठीक है, इनको सैलरी इनकी कंपनी देती है एंड उसके लिए हम लोगों को इनकम टैक्स देना होता है। ठीक है, उसके लिए किस तरह से हमको प्लानिंग करनी होती है, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, सो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम समझेंगे कि ये टैक्स होता क्या है। ये इनकम टैक्स एक्चुअली कैसा है कि हर किसी से बात करो, नॉर्मली मार्च के महीने में क्या होता है ना, हर कोई टैक्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो हमको ये जानना है ये टैक्स होता क्या है और इनकम टैक्स किस तरह से हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है, किस तरह से मैं उसको बचा सकता हूँ। ये सब चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूं, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टैक्स। ये टैक्स होता ही क्या है। ठीक है, सो टैक्स क्या चीज होती है, सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि ये टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स क्या चीज है कि जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं या कुछ भी हमको इनकम होती है, ठीक है, उसमें से एक पार्ट हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये जो पार्ट जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं इसको टैक्स बोला जाता है। ठीक है, इस टैक्स की जरूरत क्या है, जितने भी हमारे ये लाइक गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती हैं, नगर निगम है, पुलिस स्टेशन हैं, फायर स्टेशन हैं, ठीक है, और डीएम ऑफिस है, जितनी भी हमारे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, ये सब चलते कैसे हैं, सरकार के पास पैसा आता कहां से है। ये सारा पैसा टैक्स से ही, टैक्स मनी ही होती है हमारी, जो कि ट्रेजरी में रखी जाती है, इससे ही पूरी सरकार चलती है। ठीक है, सो इसलिए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, कुछ भी पैसा हम कमाते हैं, उस पे उसका एक छोटा सा पार्ट हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे टैक्स किस तरह, कितने तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब कोई भी टैक्स मेरे ऊपर डायरेक्टली इंपोज किया जाए, ठीक है, जो मेरे को ही देना है, जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि वो मेरी इनकम में से काटा जा रहा है। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट इज समथिंग कि मेरे से नहीं लिया जा रहा है टैक्स, बट कहीं ना कहीं मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो टैक्स पे तो कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन वो टैक्स खुद से पे नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली वो टैक्स कौन पे करेगा, अल्टीमेटली वो टैक्स हमारा एंड कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है, सो क्या होगा, सपोज करो 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 18 रुपए का टैक्स लगा, तो मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को दे दिया। उसके बाद वो डीलर के पास गया, डीलर उसने क्या काम करा, जो टैक्स उसने गवर्नमेंट को दिया था वो उसने डीलर से ले लिया। डीलर ने क्या काम करा, फिर से फाइनली जो भी टैक्स मैन्युफैक्चरर को दिया था वो उसने फाइनली कंज्यूमर से ले लिया। अब कंज्यूमर किससे ले, कंज्यूमर तो उसको यूज कर रहा है, तो अल्टीमेटली इस टैक्स का पूरा बर्डन किसके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सपोज करो आपने मार्केट टूथपेस्ट खरीदा, ठीक है, उसमें होता है ना टैक्स, तो वो जो टैक्स होता है वो अल्टीमेटली, क्योंकि आप यूज करने वाले तो आपको पे करना है, बीच में जितने भी पार्टनर्स हैं उनको किसी को कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, सो इसलिए वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ हमने जो हम इस वीडियो में किस बारे में बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, किस तरह से इंपोज किया जाता है, क्यों इंपोज किया जाता है। ठीक है, और हम उसको किस तरह से प्लान करेंगे। इनकम टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज इनकम टैक्स क्या होता है, हम लोग बात तो करते रहते हैं कि इनकम टैक्स इतना हो गया, इतना हो गया, बट हम लोगों को पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स किस वजह से हमारे ऊपर आता है, क्या क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की जो हमारे ऊपर लगाई गई हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है और किस तरह से मैं उसको बचा सकता हूं। ठीक है, एक एक कहावत है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो गया, उसके बाद अब करने से फायदा क्या होगा, आप कितने भी सीए के पास चले जाओ, आप उसको 2, 500, 1000, जो चीज वो आप कर ही नहीं पाए उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपका टैक्स कैसे बचाएगा। सो बेटर है कि पहले ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आप अपने टैक्स को प्लान करो। वो प्लानिंग में क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करते हैं इनकम की, कि इनकम के हमारे सोर्सेस क्या क्या होते हैं, जो कि जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट हमारे ऊपर इनकम टैक्स इंपोज करती है। ठीक है,
सो इनकम का जो पहला सोर्स है हमारा वो है सैलरी, जो हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ हमको क्या मिलती है, सैलरी, जो कि हमारा एम्प्लॉयर हमको देता है। तो ये एक इनकम का सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी। हमने अपना घर किराए पे दे रखा है किसी को, कि हमें किराए का पैसा मिल रहा है, वो क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है। कैपिटल गेन्स क्या होता है, हमने घर खरीद बेच करा, ठीक है। हमने अपनी कोई भी कैपिटल है, कैपिटल मतलब लैंड, कोई लैंड है, हमने 10 लाख की खरीदी, 15 लाख की बेच दी, तो वो 5 लाख रुपए क्या हुआ, हमारी इनकम हो गई, ठीक है। उस तरह की इनकम। बिजनेस, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तो उससे मेरे को जो इनकम आ रही है। या फिर अगला होता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, उससे मेरे को कोई इनकम आ रही है, ठीक है। या जैसे ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर क्या होता है, सपोज करो किसी को रेंट पे घर दिलवा दिया, तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है ऐसे। तो ये जो इन चारों में नहीं आता, जो भी बाकी के सोर्सेज बचते हैं वो हम अदर सोर्सेज में लेके आते हैं, ठीक है। अब हम फिलहाल यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सैलरी क्लास की बात कर रहे हैं, हम इन 4 इनकम सोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी सैलरी की, कि हमारा एम्प्लॉयर जो हमको पैसा दे रहा है उस पे हमको जो टैक्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स इस केस में, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमको सैलरी मिलती है, तो आपने देखा होगा जब हमको सैलरी मिलती है, हर एक एम्प्लॉय को क्या आती है, बाद में एक सैलरी स्लिप आती है। सैलरी स्लिप क्या होती है, वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी सैलरी को डिनोट करता है कि आपको किस हिसाब से सैलरी दी गई है। अब हमारी सैलरी में 2 कंपोनेंट्स मेजर होते हैं, जिसमें हम अपने बाकी सारे कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। पहला होता है टैक्सेबल सैलरी, दूसरा होता है नॉन टैक्सेबल सैलरी। अब ये टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल का कंसेप्ट क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, नॉर्मली अगर आप लोगों ने अपनी सैलरी स्लिप को ध्यान से देखा होगा, तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप रेगुलरली देखते होंगे। सपोज करो, पहला क्या होता है, मोस्ट कॉमन, बेसिक सैलरी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तीसरा होता है फूड अलाउंस। नेक्स्ट इज सपोज पर्सनल पे। देन परफॉर्मेंस पे। ठीक है। अगला क्या होता है, आपका बोनस, ठीक है, या फिर शिफ्ट अलाउंस, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो सैलरी स्लिप होती है उसमें ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि टैक्सेबल सैलरी और नॉन टैक्सेबल सैलरी का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेसिक सैलरी जो होती है, ठीक है, ये आपको किस लिए दी गई होती है, नॉर्मली आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट होता है टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी का मतलब है सैलरी का वो पार्ट जिसपे टैक्स लगेगा, ठीक है। टैक्स क्यों लगेगा, बिकॉज आप इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो, बेसिक सैलरी को अपने एक्सपेंसेस को इनकर्ड करने के लिए, कवर अप करने के लिए, ठीक है। अगला आता है HRA। ये जो HRA वाला पार्ट है, ये टैक्सेबल भी हो सकता है, टैक्स नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है। मतलब क्या है नॉन टैक्सेबल का, यानी इस पैसे पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब टैक्स क्यों नहीं देना है, HRA आप डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो। HRA इज समथिंग हाउस रेंट अलाउंस। अगर सपोज करो आप रेंटेड फ्लैट में रह रहे हो, मुझे 10,000 कंपनी ने दिए, वो 10,000 रुपए मैंने अपने, जहां पे मैं रह रहा हूँ रेंट पे, मैंने अपने ओनर को दे दिए, तो वहां पे मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं आया ना। तो इसलिए ये वाली मनी का क्या हो जाता है, ये हो जाती है मेरी नॉन टैक्सेबल, यानी एम्प्लॉयर कहता है इस पे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली यूज ही नहीं कर रहा हूं, और क्योंकि ये मेरी एक बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा नॉन टैक्सेबल, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि ये टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। क्यों, सपोज करो मेरा खुद का घर है, मेरे को किसी को रेंट देना ही नहीं है, तो उस केस में HRA क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यानी HRA नॉन टैक्सेबल तभी होगा अगर मैं ये इसको फाइनली किसी को पे कर रहा हूं। अगर मैं किसी को पे नहीं कर रहा रेंट, इसका मतलब ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ओके, तो ये फूड अलाउंस आपका क्या हो गया, ये फूड अलाउंस आ गया आपका नॉट टैक्सेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पर्सनल पे। तो पर्सनल पे क्या होता है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाता है। सिमिलरली परफॉर्मेंस पे क्या हो जाता है, हमारा पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाता है।
बोनस या शिफ्ट अलाउंस, जो भी हमको शिफ्ट, हम अगर सपोज करो मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूं, उसका एक्स्ट्रा पैसा मेरे को मिलता है, तो ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा पूरा टैक्सेबल हो जाता है। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि सपोज करो, अच्छा इसमें एक और कंपोनेंट होता है ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, या कन्वेंस अलाउंस, वो भी मेरा क्या हो जाता है, नॉन टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा भी मेरा कहां जा रहा है, मैं अपने किसी वेंडर को दे रहा हूं, मैं ऑफिस जाने आने में कम्यूट करने के दौरान उस पैसे को यूज कर रहा हूं, इसलिए उस पैसे पे मेरे को कोई टैक्स नहीं देना है। तो हर कंपनी के अलग अलग कुछ तो कंपोनेंट्स होते हैं, बट डेफिनेटली हर एक की सैलरी स्लिप में आप इस तरह के कंपोनेंट्स देखोगे, ठीक है। सो अब होता क्या है, सपोज करो मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, सो 50,000 क्या होगा, कंपोज इन्हीं सारे कंपोनेंट से कंपोज होके बनेगी। जैसे बेसिक सैलरी सपोज करो मेरी 20K यानी कि 20,000 है, ठीक है। HRA सपोज करो मेरा इसमें 10,000 है, ठीक है। फूड अलाउंस सपोज करो इसमें मेरा 3,000 है, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करो पर्सनल पे कितनी है मेरी इसमें 10,000 है, ठीक है, कितना हो गया 43,000। परफॉर्मेंस पे मेरा सपोज करो 5,000 है, और शिफ्ट अलाउंस मेरा कितना है 3,000 है, ठीक है। टोटल मेरी कितनी सैलरी हो जाती है 50,000। तो इस तरह से मेरी ये सेग्रीगेट होके मेरे को सैलरी मिलती है। अब बात आती है इनकम टैक्स की। अब यहाँ पे मेरी सैलरी कितनी थी टोटल 50,000। अब 50,000 में क्या होता है, HRA का 10,000 को मेरे को टैक्स नहीं देना है, तो कितने रह गए 40,000। फूड अलाउंस 3,000, कोई टैक्स नहीं देना है, कितने रह गए 37,000। बट अगेन HRA सब्जेक्टेड टू कि आप HRA फाइनली पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल मेरे कितने हो गया 37,000, यानी सैलरी तो मिल रही है 50, बट टैक्स मेरे को कितने पे देना है, सिर्फ 37 पे देना है, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि टैक्सेबल सैलरी क्या होती है और नॉन टैक्सेबल क्या होती है, ठीक। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं मेरी टैक्सेबल सैलरी की। जैसे तरह से एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया, सपोज करो मेरी सैलरी कितनी है पर मंथ 50,000 रुपीज है, ठीक है। सो वो क्या है, वो मेरी ग्रॉस सैलरी है, टोटल पैसा मेरे को कितना मिल रहा है। बट अगेन मैंने क्या बताया कि मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी कितनी है 50,000, नॉन टैक्सेबल कितना बैठ रहा था मेरा 13,000। तो कितना हो गया, आप 50,000 में से 13,000 माइनस कर दोगे, कितना रह गया 37,000। एंड देन कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल बना देते हैं मेरे पार्ट को, वो डिडक्शंस भी मेरे सैलरी में से माइनस हो जाते हैं। सपोज करो डिडक्शंस मेरे हैं 7,000 रुपए के, तो अब 37 में से 7 और माइनस कर दिए मैंने, तो मेरे टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई 30,000 ओनली, ठीक है। डिडक्शंस क्या होते हैं ये मैं डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसको डिडक्शंस जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारी सपोज करो मेरी टैक्सेबल सैलरी 30,000 हो गई, ठीक है, 50,000 जबकि मेरी ग्रॉस सैलरी थी। अब जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम यहां देखेंगे हम अपनी इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करें। सपोज करो मेरी ग्रॉस सैलरी 8 लाख रुपीस थी, ठीक है। उसमें से 2 लाख रुपए का मेरे को नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट्स थे, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया या फिर हमारा फूड अलाउंस हो गया, ठीक है, उस तरह से। तो टैक्सेबल सैलरी सपोज करो मेरी 6 लाख हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हम अपना इनकम कैसे, इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करें। जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे स्लैब्स बनाए हैं, तो उसमें किस हिसाब से इनकम टैक्स को डिजाइन किया गया है। अब इनकम टैक्स देना किस हिसाब से पड़ता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कुछ टैक्स क्या होगा, जो कम कमाएगा उसको कम देना पड़ेगा, जो ज्यादा कमाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्लैब बना दिया है कि इस स्लैब के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस बंदे को कितना टैक्स देना है, ठीक है। तो वो स्लैब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल करंट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अगर हम अभी की बात करें तो मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ठीक है। सो इस पूरे ईयर के दौरान आपको जितना पैसा मिलता है वो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, उसी के बेसिस पे आप अपनी टैक्सेबल सैलरी निकालोगे और उसी के बेसिस पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। सो इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं वो दो हैं, एक पुराना वाला कंटिन्यू होता आ रहा है और एक दूसरा एक नया स्लैब आया है, ठीक है। इस वीडियो में हम अपने पुराने स्लैब के बारे में बात करेंगे, बिकॉज पर्सनली मेरे को लगता है कि पुराने स्लैब से हमको ज्यादा फायदा होता है। मेरी नए स्लैब के बारे में जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखें। पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मेरा इनकम टैक्स का स्लैब क्या कहता है कि सपोज करो अगर आपकी सैलरी 0 से 2.5 लाख है, यानी अगर आपकी सैलरी 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। यानी कि सपोज करो आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना है। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। अगर कोई बंदा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो जितना ज्यादा कमाता है उतने पार्ट पर, सपोज करो मैं 4 लाख रुपए कमाता हूं, मेरी टैक्सेबल सैलरी 4 लाख रुपए है, तो 2.5 तक तो कोई टैक्स देना नहीं है। अब 2.5 से कितना ज्यादा कमा रहा हूं मैं, 1.5 लाख और, ठीक है, तो उस 1.5 लाख पे मेरे को सिर्फ 5% का टैक्स देना है। तो सपोज करो, अब इस केस में तो जैसे मैंने यहाँ 6 लाख दिखाया है, सपोज करो कि मेरी टैक्सेबल सैलरी यहाँ पे 4 लाख रुपए ही होती, ठीक है, तो 4 लाख के केस में क्या हो जाएगा, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, और 2.5 से 5 यानी 2.5 से 5 कितना हुआ, सिर्फ मेरा कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए पे कितना टैक्स देना है, 5% ऑफ 1.5 लाख कितना हो गया, 5% ऑफ 1.5 लाख 7,500 रुपए INR। ठीक है, तो यानी कि आपको सिर्फ 7500 रुपए टैक्स देना है। अब यहां पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों ने बहुत लोगों को पता भी होगा या बहुतों ने सुना भी होगा कि इस बार गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, स्लैब चेंज कर दिया है कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, यहीं पे डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए तक कोई, ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स खत्म कर दिया हो, ऐसा नहीं करा है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए तक है तो आपको जो ये 5% का टैक्स लगाया गया है ना 2.5 से 5 लाख के बीच में, इसका रिबेट दिया जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया है, रिबेट दिया जाएगा। रिबेट का मतलब क्या है, डिस्काउंट। कि इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं 4 लाख रुपए कमाता हूं, मेरे पर टैक्स कितना बैठ रहा है, 7500 का बैठ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारी सैलरी 5 लाख रुपए से कम है तो ये जो 7500 है ये हम तुम्हारे माइनस कर देंगे, यानी कि टैक्स तो लगेगा। कि ऐसा नहीं है कि टैक्स ही नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा लेकिन गवर्नमेंट उसकी रिबेट दे देगी अगर सैलरी 5 लाख रुपए से कम है। लेकिन यहीं पे डिफरेंस है, देखना, अब अगर सैलरी 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो उस केस में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा और आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो अगर मेरी सैलरी जो है 5 इतनी है, 5 लाख 1 रुपया है, उस केस में क्या होगा, 2.5 तक तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 तक कितना हो जाएगा, 2.5 लाख 1 रुपया अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो आपका टैक्स कितना बैठेगा, कितना बैठेगा, लगभग बैठेगा 12,500। ठीक है, अब क्या है, आपकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा है, इस केस में आपके पास टैक्स कितना बैठा, 12,500, तो यहां पे अब क्या होगा, कोई रिबेट नहीं मिलेगा और फाइनल टैक्स जो आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 12,500। तो देखा 1 रुपए से कितना डिफरेंस हो गया। अगर सपोज करो वही वाला स्टेटमेंट आ जाते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो उस केस में तो आपको सिर्फ 1 रुपए पे टैक्स देना पड़ता, बट ऐसा नहीं है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, बट अगर सैलरी 5 लाख से 1 भी रुपया ज्यादा होती है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, अगेन इनकम टैक्स पे क्या होता है, एक और फाइनली हम टैक्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं एजुकेशन चेस। ठीक है, एजुकेशन चेस क्या होता है, इनकम टैक्स का 4% आपके ऊपर एजुकेशन चेस भी लगाया जाता है, यानी कि सपोज करो आपका फाइनल टैक्स इतना बैठ रहा है तो 4% ऑफ 12,500 ये आपको और पे करना पड़ेगा। तो 4% ऑफ 12,500, ठीक है, ऑफ 12,500 कितना हो गया, 500 रुपए। ठीक है, तो टैक्स कितना बैठ रहा था आपका, 12,500 प्लस 500 रुपए और ऐड कर दिया, टोटल टैक्स आपके पास कितना बैठा, 13,000 रुपए। तो देखा कितना डिफरेंस हो गया, सैलरी 5 लाख रुपए तक थी तब तक कोई टैक्स नहीं देना था, 5 लाख 1 रुपया होते ही आपको 13,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा, सिर्फ 1 रुपए के चक्कर में आपको 13,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे ये डिफरेंस है, इसीलिए गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक नो टैक्स नहीं किया, उसने क्या काम करा, उसने रिबेट किया, बिकॉज बहुत ऐसा एक काफी बड़ा सेक्शन है जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए की बिल्कुल लिमिट पॉइंट पर है। तो अगर सबको 5 लाख तक रिबेट दे दी, सपोज करो मेरी सैलरी 5.5 लाख होती, 5 लाख तक रिबेट हो जाता, मेरे को सिर्फ 50,000 पे टैक्स देना पड़ता,
बट अब गवर्नमेंट के इस वाले पॉइंट से क्या होगा कि वो बंदा नहीं बच पाएगा, सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि 5 लाख रुपए तक अब हमारा कितना टैक्स है, 5%। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लैब पे। नेक्स्ट स्लैब क्या कहता है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, 10 लाख के बीच में है, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा। यहां पे देखो, यहां तक 5% था, अब सीधे आप 20% के ब्रैकेट में चले जाते हो, यानी कि 5 लाख रुपए से आप जितना ज्यादा कमाओगे, अभी तक सिर्फ 5% टैक्स देना था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2.5 लाख रुपए पे 12,500 टैक्स देना पड़ा बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, सपोज करो मेरा अब यहाँ पे जो टैक्सेबल सैलरी है, अब सपोज करो वो 6 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 6 लाख के केस में 2.5 तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख तो छूट गए। अगले 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स देना है, यानी कि 2.5 से 5 कितना हो गया, कितना बताया था मैंने, 12,500। ठीक है, अब 5 लाख तक इतना हो गया 5%, अब कितना बचा, 1 लाख रुपए रह गया। अब 5 से 10 के बीच में कितना देना पड़ेगा, 20%, यानी अगले 1 लाख रुपए पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20%। 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000 रुपए। देखा, 2.5 लाख रुपए तक पे तो सिर्फ 12.5 देना पड़ा था, अब सिर्फ 1 लाख पे ही 20,000 देना पड़ रहा है। तो क्या होता है, जैसे जैसे सैलरी ग्रो अप करती है ना, तो हमारा टैक्स भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है यहां पर। ठीक, अब टोटल कितना हो जाएगा इस केस में टैक्स, 32,500 प्लस इसमें 4% का एजुकेशन चेस भी लगेगा अभी। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरह से मेरी सैलरी ग्रो करने पे मेरा टैक्स एकदम ग्रो करना शुरू कर गया। ठीक है, नाउ अब क्या काम करेंगे हम, ये तो हो गया मेरा 10 लाख रुपए तक। अब सपोज करो किसी की सैलरी 10 लाख से ज्यादा है, सैलरी यहां पे मैं बार बार बता रहा हूं, मैं टैक्सेबल सैलरी की बात कर रहा हूं, ग्रॉस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं। अब 10 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, 10 से जितनी भी ज्यादा है उस पे आपको सीधा सीधा 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो, अब ये फिगर 6 की जगह कितनी हो गई, ये हो जाती है सपोज करो मेरी 12 लाख। सपोज करो मेरी टैक्सेबल सैलरी 12 लाख रुपए है, तो अब मेरा टैक्स कैसे निकलेगा, 2.5 तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, छोड़ दो। अगले 2.5 पे कितना देना है, 12,500, यानी कि 5%। ठीक, फिर 5 से 10 तक के बीच में कितना देना है, यानी कितने हुए, 5 लाख रुपए, इन 5 लाख रुपए पे कितना देना है, 20%। 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। प्लस अब 10 लाख तक तो हम पहुंच गए, अब 10 से ऊपर कितने पैसे बचे हमारे, 2 लाख। अब इन 2 लाख पे कितना देना है, 30% टैक्स देना है। अब इन 2 लाख का 30% कितना हो गया, 1 लाख का 30,000, तो 2 लाख का 60,000। देखो कितना हो गया, 1,72,500 प्लस 4% का एजुकेशन चेस। अब जितना बड़ा टैक्स का अमाउंट जाएगा, एजुकेशन चेस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखा किस तरह से मेरे ब्रैकेट से बाहर अगर मैं जाता जा रहा हूं, तो फिर मेरा इनकम एकदम इनकम टैक्स एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। ठीक है, मैं टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने डिफाइन करे हुए हैं, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी टैक्सेबल सैलरी को कम कर सकता हूं। ये जो मेरी 1 लाख 12 लाख यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी है ना, अगर सपोज करो मैं ये 2 लाख रुपए मेरी कम हो जाती, सपोज करो, तो सीधे सीधे जो उन 2 लाख पे 30% का टैक्स लग रहा है, यानी कि जो मेरा 60,000 का टैक्स लग रहा है, अगर ये मैं 2 लाख, अगर किसी तरह से ये 2 लाख रुपए कम हो जाए ना मेरी टैक्सेबल सैलरी में से, मेरा सीधे सीधे 60,000 प्लस 60,000 का 4% जितना भी होगा, वो मेरा सीधे सीधे कम हो जाएगा। सो सारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा टैक्स प्लानिंग में, वो है मेरी टैक्सेबल सैलरी को कम करना। अब वो मैं कम कैसे करूंगा, वो मैं कम करूंगा डिडक्शन से। कि डिडक्शन क्या होती है, कैसे होती है, उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको डिडक्शंस देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। ओके गाइस, देन गुड बाय। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी एक वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करें, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे ही आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू।